मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबों को स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल मंत्रा रिवीजन में। आप सभी को गुड इवनिंग। देखिए आज अभी अभी जस्ट बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। बता दूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपके 10th वाले हों, 12th वाले हों, या आप कहें तो ग्रेजुएशन वाले हों, या उससे ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव जो है उसको पारित किया गया है, जिसका नाम है NRA। ठीक है, इसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग जो इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है। देखिए अभी आजकल की न्यूज़ में बहुत छाया हुआ है, सुबह से ही बहुत छाया हुआ है, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर के बयान के बाद ये बात सामने आई है कि अब जितने भी युवा हैं या जितने भी एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो हम लोग जिस चीज़ के विषय में बात कर रहे हैं, मैंने बहुत पहले भी बताया था अपने बच्चों को। आज मैं बच्चों के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं और पूरे इंडिया में जितने भी युवा हैं जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, उन सबों को बताने वाला हूं। उन सबों को क्या बताऊंगा, तो आज बताऊंगा CET के बारे में। जी हाँ, क्या है ये CET? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको देने के बाद कई चीज़ें आपके सॉल्व हो जाएंगी। काफ़ी आसान और काफ़ी सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा ये CET क्या है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले कोशिश कर रहा हूं कि आप तक हर न्यूज़ जो है, जो लेटेस्ट न्यूज़, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, जो कि आपको एजुकेट कर सके, वो हम लोग या मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि मंत्रा रिवीजन का जो ये चैनल है, ये आप ही का चैनल है। आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और साथ में कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके जो दिए गए इन्फॉर्मेशंस हैं क्या वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। आशा रखता हूँ हेल्पफुल तो ज़रूर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारे सामने जो आता है वो CET में आखिर सबसे पहला चीज होता है कि प्रोसेस क्या है CET का। आखिर ये जो CET है वो प्रोसेस क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे CET क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी आप किस एलिजिबिलिटी पे इस पे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ये एग्जाम कहाँ कहाँ कंडक्ट होगा, और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद इसके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो प्रोसेस कैसे काम करेगा ध्यान देते हैं। सबसे पहले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। क्या होगा, ये वन टाइम फी चार्ज होगी। सबसे पहला इसका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट है कि ये प्रोसेस जब भी स्टार्ट होगा, जो स्टार्ट हो चुका है या आने वाला है, जिसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों बाद, इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वन टाइम फी चार्ज होगा, यानी आपको केवल एक ही बार फीस देनी होगी। दूसरा, टेस्ट नेम जो होगा वो CET होगा, यानी ये प्री टेस्ट के रूप में होगा। टेस्ट का नाम क्या होगा, CET होगा, यानी एक ही टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब तक आप लोग प्री और मेन का एग्जाम दे रहे थे, वो प्री और मेन का एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ एक ही चीज देना है। क्या चीज? CET देना है। ठीक है, ये एग्जाम क्या होगा ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये प्री का एग्जाम होगा। प्री का एग्जाम का मतलब है, अब तक हम लोग क्या चीज का एग्जाम दे रहे थे? अब तक हम लोग दे रहे थे बैंक का दे रहे थे, अब तक हम लोग क्या दे रहे थे? SSC का दे रहे थे, अब तक हम लोग क्या दे रहे थे? रेलवे का दे रहे थे, अब तक हम लोग क्या रहते हैं? नेट का दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल नेट हो गया, या और भी जितने भी एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन हैं, उन सब जो एग्जामिनेशन दे रहे थे, उन सारे एग्जामिनेशन का जो था वो हम लोग क्या देते थे? दो पार्ट देते थे। पहला क्या देते थे? पहला हम लोग देते थे प्री, दूसरा होता था आपका मेन, और तीसरा होता था फिर उसका अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू, उसके बाद होता था आपका जॉब। ये प्रोसेस हुआ करता था। आप अगर हमारे पूरे पुराने वीडियो को देखेंगे तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अब जो है, अब क्या होगा, अब सीधे सीधे बोलता हम प्री लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? प्री लेंगे। और जो प्री होगा वो हर एक का अलग अलग होता था पहले, लेकिन अब प्री एक ही होगा। इसी का नाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक ही टेस्ट होगा, केवल एक टेस्ट होगा। प्री का टेस्ट होगा केवल एक टेस्ट, यानी बैंक के लिए भी यही होगा, SSC के लिए भी यही होगा, और सारी चीजों के लिए भी यही होगा। इसके बाद हम लोग मेन का टेस्ट देंगे। ठीक है, इसके बाद होगा कि सेकंड फेज जो होगा आपका मेन का एग्जाम होगा। एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया हुआ, सेकंड फेज किस चीज का होगा? मेन का होगा। सेकंड फेज किस चीज का होगा भैया? मेन का होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड फेज की अगर बात करें तो थर्ड फेज में हम लोग देखेंगे क्या चीज? तो थर्ड फेज में हमारा इंटरव्यू होगा। अब आप कहेंगे कि सर इफ रिक्वायर का मतलब क्या होता है? इफ रिक्वायर का मतलब होता है भैया कि अगर इंटरव्यू की नीड पड़ी तो। फॉर एग्जाम्पल, अब तक हम लोग प्री देते थे, फिर मेन देते थे, फिर हमारा इंटरव्यू एक ऐसा पार्ट है जहां मोदी गवर्नमेंट ने पहले ही, या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया था कि
क्लर्क के जो भी पोस्ट होंगे उसके लिए इंटरव्यू की नीड नहीं है, लेकिन पीओ वाले पोस्ट या एक अपर लेवल की बात करें वहां पे क्या चाहिए, इंटरव्यू की नीड पड़ेगी। अगर क्लर्क वाला ऐसा जॉब है तो इंटरव्यू ना होके सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जॉब हो जाएगा। ठीक है, जॉब हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के बाद अगला सेशन देखो, पोस्टिंग है। पोस्टिंग का मतलब होता है कि सीधे सीधे जॉब हो जाना, सीधे सीधे जॉब हो जाना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, और प्रोसेस जब हो गया, समझ में आ गया, पोस्टिंग हो गई, तो आप सबको समझ में आ गया कि वन टाइम होगा, सीईटी होगा, एक नाम से होगा, एक ही पेपर होगा जो कि प्री के नाम से होगा। फिर मेन आपको देना है, मेन जो आप दीजिएगा वो अलग दीजिएगा, अलग अलग बैंकों का दीजिएगा या अलग अलग एसएससी का दीजिएगा। इसमें सारे टेस्ट आएंगे, ये सारे होंगे। ये किस 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 के लिए है, बैंक के लिए है, एसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, या अदर जो भी एग्जाम्स होंगे, जो सेंट्रल एजेंसीज जो एग्जाम लेती हैं उन सब का एक ही एग्जाम होगा, अब सीधे सीधे सीईटी। ठीक है, चलिए प्रश्न उठता है फिर कि भैया बताओ कि ये सीईटी है क्या। तो इसको मैंने पहले ही बता दिया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में थोड़ा और ब्रीफ कर दूं यहाँ पे। कॉमन एंट्रेंस का मतलब होता है कि यहाँ एक सिर्फ प्री होगा, दूसरा मेन होगा, और तीसरा वाट एवर, चाहे वो इंटरव्यू हो या जॉब लगे। ध्यान दीजिएगा, अब तक क्या होता, वेरिएंस हम लोग देखते थे कि बैंक का हम लोग अलग दे रहे थे प्री, ठीक है, एसएससी का अलग दे रहे थे प्री, उसके बाद रेलवे का अलग दे रहे थे प्री। तो ये सारी चीजों जो हम दे रहे थे प्री का एग्जाम, वो प्री का एग्जाम अलग अलग नहीं होगा बल्कि एक होगा। यही होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कॉमन टेस्ट होगा। पहला प्री जो है वो कॉमन होगा, उसके बाद मेन की बारी, जब मेन की बारी आएगी तो वहां देखा जाएगा आपके स्कोर कार्ड में कि स्कोर कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बैंक में भेजा जाएगा, एसएससी में भेजा जाएगा, रेलवे में भेजा जाएगा, या अदर किसी में भेजा जाएगा। जब आप अलग अलग में जाओगे तो अलग अलग में जाने के बाद, जैसे मान लो आप मेन में जाना है आपका और मार्क्स आपके इतने आ गए, सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे, ये एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए 97 मार्क्स रखा गया या 97% रखा गया मेन पेपर के लिए, जो 97% कोई बच्चा लाता है, कोई कैंडिडेट 97% लाता है, बैंक बोलता है कि अगर कोई 95 लाया है तो मैं उसे एग्जाम देने दूंगा, एसएससी बोलता है भैया 98 आया है तो उसको मैं देने दूंगा, रेलवे बोलता है भैया कि 93 आया है तो उसको मैं देने दूंगा। अब जो बच्चा क्वालिफाई किया, जो कैंडिडेट बच्चा है वो 97 लाया है, इसका मतलब वो बैंक का और रेलवे का दे सकता है, रेलवे का और बैंक का दे सकता है, लेकिन एसएससी का नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि एसएससी का मार्क्स नहीं है। इससे ये होगा कि अब पैसे की बचत, भैया पैसा यानी मनी, सबसे पहले तो मनी बचेगा, मनी बचेगा और बच्चा क्या करेगा, एक बार पैसा लगाएगा और एक ही जगह एंट्रेंस टेस्ट देगा, उसके बाद वो मेन पेपर अपने हिसाब से वो देगा कि वो किस सेक्टर में जाना चाहता है। ठीक है, तो ये हुआ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कि क्या है। अब आते हैं इसके अगले विषय पे जो हमारा होता है एलिजिबिलिटी। भैया एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो एलिजिबिलिटी ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एलिजिबिलिटी वही होगा एज पर द ओल्ड मॉडल ऑफ द बोर्ड एग्जाम या ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं, ये मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर बैंक ने कहा है भैया कि 30 से ज्यादा नहीं लेंगे एज पीओ के लिए, तो अभी भी 30 ही रहेगा। अगर एसएससी की बात करें तो अगर उसने 30 कह दिया तो वो भी 30 रहेगा। अगर रेलवे की बात करें तो 35 है तो 35 ही रहेगा। जो भी कैटेगरी वाले हैं, जो भी कैटेगरी वाले हैं, उनका जो एज है दिया गया, चाहे वो पीओ की बात करें या क्लर्क की बात करें, या आप अगर बात करें कहता है क्लर्कल ग्रेड की, या आप ऑफिसर ग्रेड की बात करें, चाहे जिस भी सेक्शन में जाएं, जो उसका पर्टिकुलर एज है वो एज के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म फिल करेंगे, उसका फॉर्म फिल अकॉर्डिंग ही करेंगे। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं इन सारी चीजों का प्रूफ न्यूज में आ चुका है, वो न्यूज की क्लिप भी मैं आपको इसके साथ लास्ट में दे दूंगा, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहें और देखते रहें इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फंडा है, ये देखते रहें। बहुत अच्छा मैं बोलूंगा अभी ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इससे कम
कम से कम 10 से 20 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छा हो जाएगा, और ज्यादा ही होगा। ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, हो सकता है ये 3 करोड़ तक पहुंच जाए, क्योंकि इतने लोगों को जॉब आसानी से मिलेगा। अब देखो 10 लोग 10 तरफ भाग नहीं पाएंगे, एक ही जगह फिक्स रहेंगे, एक ही जगह एग्जाम देंगे, मनी का कंजम्पशन कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, स्टूडेंट्स का पैसा बचेगा, और वो अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े भी रहें और पढ़ते भी रहें, और बस ऊपर वाले से दुआ है कि आप सभी लोग जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में सेटल हो जाएं, एग्जाम क्रैक कर लें। ठीक है, तो ये एज समझ में आ गया। सबका एज अपने अपने अकॉर्डिंग दिया जाएगा, एज में कोई बदलाव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। या आगे आने वाले समय में अगर एज बदल जाता है वो बात की बात है, अभी तक जो है वो मैं बता रहा हूं। दूसरा क्या है एलिजिबिलिटी भैया, एनी ऑफ इंडियन हु पास 10th 12th एंड ग्रेजुएशन और अपर स्टडी। इसका मतलब कोई भी ऐसा इंडियन जो इंडियन हो वो एग्जाम दे सकता है, लेकिन उसके लिए मिनिमम 10th पास होना चाहिए, या तो 12th या तो ग्रेजुएशन। क्योंकि सीईटी का जो पेपर होगा वो तीनों लेवल के हिसाब से पेपर होगा, जो जैसा एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट किए जाएंगे। ये मत समझिएगा कि आप सीईटी देने गए हैं तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, इसका मतलब है कि आप जो 10th लेवल का कोई एग्जाम का फॉर्म अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, नहीं। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो उसी अकॉर्डिंग सीईटी होगा। ध्यान से समझिएगा, एक छोटी सी गड़बड़ी है, वो कई लोगों को मिस हो रहा है। सीईटी में क्या होगा ना, सीईटी को ध्यान से समझिएगा, सीईटी में क्या होगा कि जो बच्चा सीईटी देने आया है, सपोज 3 बच्चे देने आए, एक 10th वाला, एक 12th वाला और एक ग्रेजुएशन वाला। तो 10th वाले का जो स्टैंडर्ड है, 12th वाले का जो स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन वाले का स्टैंडर्ड है, वो अलग अलग होगा। इनके पास नॉलेज भी अलग अलग होंगे, तो फिर ये एग्जाम कैसे देंगे? क्योंकि पेपर का सेट जो होगा, पेपर का जो सेटिंग होगा वो तीनों के लिए होगा, तीनों के लिए अलग अलग लेवल पे होगा। और जब बच्चा टेस्ट देने जाएगा तो सीईटी में पहले से ही फॉर्म फिल कर चुका होगा कि मैं सीईटी दे रहा हूं 10th बेसिस पे, 12th बेसिस पे या ग्रेजुएशन बेसिस पे। बस ये होगा कि जो 10th बेसिस पे देगा वो जो टेस्ट होगा, और जो 12th बेसिस पे टेस्ट देगा, जो ग्रेजुएशन बेसिस पे टेस्ट देगा, जो लोग भी पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको मेन पेपर उसी हिसाब से दिया जाएगा। आशा रखता हूं समझ पा रहे हैं। देखिए फिर से क्लियर कर रहा हूं, तीनों के तीनों ग्रुप अलग अलग एग्जाम देंगे, एक साथ नहीं होगा एग्जाम, तीनों को अलग अलग भरना पड़ेगा। सीईटी पहले बता देगा, पूछ लिया जाएगा उनसे कि आप 10th से लेवल देंगे, 12th या ग्रेजुएशन पे। हायर स्टडी पे अगर देते हैं तो सीधे सीधे एक एग्जाम होगा और उसके बाद सीधे मेन में जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो फंडा आता है वो फंडा इस बात का लेकर रहता है कि भैया ये एग्जाम कहाँ कंडक्ट होता है। देखो अब तक के जो एग्जाम की बात करें, अभी बच्चे बहुत परेशान होते थे, स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते थे, कहाँ जाऊं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कहाँ होगा? सबसे बड़ा प्रश्न, यहाँ सबसे ज्यादा पैसा अमाउंट खर्च होता था। कोई एग्जाम जम्मू में है, बच्चा कहाँ का? कलकत्ता का। सोचो कितना दूर जाना पड़ता था, अलग से खर्चे, अलग से सब कुछ देना पड़ता था। कैसे किया जाएगा? इसके लिए सबसे आसान कर दिया गवर्नमेंट ने। क्या कर दिया है? उसके लिए चुने गए हैं कितने? 117 डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं। याद रखिएगा, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीजें न्यूज पे दी गई हैं। टोटल 117 डिस्ट्रिक्ट को स्पॉट किया गया है। स्पॉट का मतलब होता है कि देखा गया है, उसे चूज किया गया है। ठीक है, ये 117 डिस्ट्रिक्ट जो है, 117 डिस्ट्रिक्ट ये हो सकते हैं आपके भी डिस्ट्रिक्ट हो, आगे ये धीरे और बढ़ेंगे, लेकिन मिनिमम 117 डिस्ट्रिक्ट को अभी वो लिया गया है। और 117 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होंगे, यानी अगर कोई बच्चा लखनऊ का है, तो भी वो लखनऊ में एग्जाम देगा। और अगर वो बच्चा लखनऊ से बाहर का है लेकिन लखनऊ के इर्द गिर्द यानी अंतिम छोर पे भी है, तो भी वो लखनऊ में आके एग्जाम देगा। अब सोचो कॉस्ट कटिंग कितनी बच गई। एक बच्चा जो लखनऊ से या लखनऊ के बाहरी इलाके से वो एग्जाम दे रहा था और जाता था जम्मू के लिए ट्रेन का खर्चा, इधर का खर्चा, उधर का खर्चा, वो सब बच गया, क्योंकि वो सीधे सीधे अपने ही किसी डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस पे जाके एग्जाम देगा। ऐसे गवर्नमेंट का अभी तक जो मानना है, वो कोशिश कर रही है हर एक सिटी में एक एग्जाम हॉल हो, हर एक सिटी में उनका अपना एक एग्जाम सेंटर हो जहां बच्चा एग्जाम दे पाए। तो आने वाले समय में 117 से बढ़ के और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सिटी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। और उसके बाद क्या होगा? कोशिश की जा रही है, जो कि मैंने आपको बताया है, एज पर द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड एग्जाम सेंटर इन द कैंडिडेट होम डिस्ट्रिक्ट। कोशिश की जा रही है कि होम डिस्ट्रिक्ट पे ही दी जाए, होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना दी जाए, लेकिन इसमें स्पेशल प्रोविजन रखा गया है।
कि लेडीज यानी कहने का मतलब है गर्ल्स को सबसे पहले मिलेगा कहाँ, होम डिस्ट्रिक्ट, पहले गर्ल्स को मिलेगा। देखो ये स्टार्ट होते ही सबसे पहले गर्ल्स को मिलेगा, उसके बाद बॉयज के लिए जगह होगी। भैया देखो गर्ल्स के लिए स्पेशल या फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशल एक अपीयरेंस रहना जरूरी है, हमारे संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं सीधे सीधे किस पे, हम लोग आते हैं मार्क्स और स्कोर। देखो भैया सबसे बड़ी चीज यही होती है, सबसे बड़ा चीज तो यही है कि भैया मार्क्स और स्कोर जो है वो वैलिड कब तक रहेगा, कितनी बार एग्जाम देंगे हम लोग। तो इसके लिए भी बहुत खुशखबरी है, इसके लिए भी बहुत बड़ी खबर और ये खुशखबरी की बात है कि इसका जो वैलिडिटी होगा वो 3 साल के लिए होगा। 3 साल का मतलब समझ रहे हैं, यानी इस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी जैसे हम लोग किसका एग्जाम देते हैं, तो कई बच्चे जो लोग दे रहे होंगे किसका, कैट का एग्जाम या तो मैट का एग्जाम देते हैं, तो 1 ईयर के लिए जैसे वैलिड होता है, ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। या और भी कोई एग्जाम देखे जिसकी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होती है, जैसे यूजीसी नेट, अगर नेट की बात करें, नेट जो है वो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी कब तक होती है, तो जब तक आप कहीं चूज नहीं हो जाते, कोशिश की जाती है तब तक के लिए। फिलहाल नेट को तो कम से कम 3 साल यहाँ भी इसका दिया गया है, मिनिमम 3 साल तो इसका भी है, लेकिन कैट का 1 साल और मैट का 1 साल होता है। बैंक में अगर आईबीपीएस की बात करें तो वो जो अपना स्कोर कार्ड है वो 1 ईयर के लिए भी वैलिड रखा है, यानी 1 साल के लिए वैलिड रखता है। सबसे बड़ी बात है आईबीपीएस 1 साल के लिए वैलिड रखता है जो कि बैंक का एग्जाम लेता है। अब आईबीपीएस जो 1 साल के लिए ले रहा था वो अब सीईटी कितना दिन के लिए देगा, तो सीईटी 3 इयर्स के लिए, यानी 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा है कि अगर कोई एक बंदा एग्जाम देता है, कब देता है, 2020 में, तो उसकी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी कब तक होगी, 2023 तक होगी। इसका मतलब है 20 का दिया हुआ स्कोर कार्ड वो 23 तक यूज कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा 20 में एग्जाम दिया है तो वो बच्चा 21 में भी एग्जाम दे सकता है और अपने स्कोर कार्ड को इंप्रूव कर सकता है। अगर वो चाहे 21 के बदले वो 22 में भी दे सकता है और स्कोर कार्ड इंप्रूव कर सकता है। इसमें एक खास बात ये हो जाएगी कि जो बच्चा 20 में सपोज 60% लाया है और 2021 में अगर 70% लाया है और 2022 में सपोज अगर उसका परसेंटेज 50% हो जाता है, तो चाहे तो उस 60% का यूज 2023 तक और ये 70% का यूज 2024 तक कर सकता है, यानी अपने स्कोर कार्ड को इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ध्यान देना, स्कोर कार्ड को इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, स्कोर कार्ड को इंप्रूव किया जा सकता है। चलिए उसके बाद आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है भाई कि ऑल्सो स्कोर कार्ड विल बी वैलिड, जो बताया गया है अभी न्यूज में जो आ रहा है, वो न्यूज में जो बताया गया है कि भैया जो स्कोर कार्ड है वो कहाँ के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। देखो खास करके सबसे बड़ी बात होती है लॉकडाउन और कोविड-19 के लिए कई लोगों का जॉब क्या हो गया, जॉबलेस हो गए हैं, कई लोग जॉबलेस हो गए हैं। इस जॉबलेस को जॉब बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ये बताया गया है, यानी प्राइवेट कहने का मतलब, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ होता है प्राइवेट फर्म, यानी जहां पे कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है। अगर आप स्कोर कार्ड आपके पास है, अगर स्कोर कार्ड आपके पास है तो ये 3 साल तक यहां भी वैलिड होगा। यानी अगर कोई चाहेगा, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर जॉब करना चाहेगा तो इसके बेस यहाँ पे भी जॉब कर सकता है। अगर कोई बैंक होगा तो उस बैंक में भी, फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, ठीक है, इन सब में भी ये कार्ड वैलिड होगा। कितने के लिए, 3 साल के लिए वैलिड होगा और यहां भी इसका यूज होगा, यानी इस कार्ड के थ्रू आप यहां भी कहीं ना कहीं इंप्लॉय बन सकते हैं, इसके लिए बोला गया है। तो आप समझ गए हैं क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही कहेंगे कि सर ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आया है तो बस इतना ही कहूंगा कि हमारे वीडियो को आप देखते रहें और इसे लाइक सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब फ्री है सर, सब्सक्राइब फ्री है, सब्सक्राइब में पैसा नहीं लगता है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा, ये आशा रखता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं आप सभी को कहता हूं हैव अ गुड एंड गुड नाइट, थैंक यू सो मच।